हेलो एवरीवन, मैं आप लोग के लिए मी एंड माय हस्बैंड इन लॉज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ गई हूँ। आई होप आप लोग अच्छा लगेगा एंड आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन सॉरी वीडियो लेट लाने के लिए। वेल आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स देंगे, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स देना ना भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। यीबू अभी शाओ मैंशन में अपने और शाओजहान के रूम में था। वेल शाओजहान ने यीबू एंड सॉन्गजांग को दोनों को वापस भेज दिया था क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और उन दोनों के लिए क्लब में रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। इसलिए उन्होंने शाओजहान ने अपने ड्राइवर के साथ सॉन्गजांग एंड यीबू दोनों को घर वापस भेज दिया था। वहीं अभी शाओजहान एंड हाओशन दोनों के दोनों उसी क्लब में रखे हुए थे क्योंकि उन्हें एक मीटिंग थी इस वजह से, और वो उसे छोड़ करके नहीं आ सकता था। इसी वजह से वो अभी भी वहीं था। पहले यीबू जो था अपने रूम की टेबल पर बैठा हुआ था। उसके रूम में जो टेबल थी, स्टडी टेबल थी, वो वहीं पर बैठा हुआ था। वो शाय करता है, बहुत ज़्यादा थक चुका था शाओजहान के अगेंस्ट एविडेंसेस ढूंढ करके। उसे कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। वो बहुत हद से ज़्यादा थक चुका था। उसे बार बार शाओजहान की और उसकी खुद की वो बात याद आ रही थी जो अभी थोड़ी देर पहले क्लब में हुई थी। यीबू शाय करता है। यीबू जो था अभी पास्ट के ख्यालों में खोया हुआ था। कहते हैं ना, जब आप अकेले होते हो तो आपको तभी आपका पास्ट जो होता है वो खा जाता है। मतलब कि आपका पास्ट जो होता है वो आपको बार बार हॉन्ट करने लगता है। आपके पास्ट के मिस्टेक्स, आपके पास्ट के दर्द, आपके पास्ट की वो सारी मेमोरीज जो आप बहुत टाइम से भूलना चाहते हो, वो सारी मेमोरीज आपके जहन में बार बार चाहते हुए भी ना चाहते हुए बस आप ही के जहन में आ रही होती हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो तब वो सारी चीज़ें आपको ऐसे हॉन्ट कर रहे होते हैं। आप चाहते हो कि आप उन सबको याद ना करो, फिर भी वो उतनी ही ज़्यादा आपके जहन में आ रहे होते हैं। वही अभी यीबू के साथ हो रहा था। यीबू अभी भी उस समय के बारे में सोच रहा था जब उसकी पूरी दुनिया उथल पुथल हो चुकी थी। वो बिल्कुल खुश था शाओजहान के साथ। 10 साल का था वो जब उसकी शादी शाओजहान से हुई थी, और 13 साल का था वो जब उसे उसके प्यार के बारे में रियलाइज़ हुआ था। और वो 14 या 15 साल का ही था जब उसकी शादी नहीं तो जब वो 13-14 साल का था तब उसकी शादी शाहजहां से हो गई थी। उन दोनों की शादी के टाइम बहुत अच्छे से बीत रहा था। ये वो 16 साल का था। शाहजहां उस टाइम पे 23 ईयर्स, आई मीन 24 या 26 ईयर्स का, मतलब ऐसी 20s में था अपने। वहीं ईबू याद करता है कि क्या हुआ था उस दिन जब ईबू की लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल बदल चुकी थी। वेल फ्लैशबैक। ईबू उस दिन स्कूल से बहुत ज़्यादा थक हार के आया हुआ था। वहाँ पर अभी जो यीबू इतना ज़्यादा थक गया था, मतलब कि अभी कि यीबू जो था वो सोने का डिसाइड करता है। वो आज अपने से 1 साल छोटे यूबिन, मतलब फैंशिंग, और खुद से 3 साल बड़े जाओचेंग, उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलता। और उसकी वजह से वह यीबू का थक जाना ही था। यीबू इतना ज़्यादा थक गया था कि उसके खुद के हाथ पैर भी नहीं हिलाए जा रहे थे। यीबू ने इतनी सारी डांस प्रैक्टिस की थी अपने स्कूल में, आज उसका बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो शांति से सो जाता है। बहुत ज़्यादा रात हो रही थी जब यीबू की नींद खुली थी। वेल नींद खुलने की वजह रात या कुछ और बात नहीं थी। नींद खुलने की वजह थी सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनना। हाँ, यीबू जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन जब उसे चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई थी तो यीबू की जो नींद थी वो बिल्कुल खुल जाती है। यीबू शॉक था क्योंकि इसका रूम का जो डोर था वो खुला हुआ था, लेकिन उसे बहुत अच्छे से याद है कि उसने अपना रूम जो था वो बंद किया था। आफ्टर रूम जो है वो साउंड प्रूफ है, तो ऑब्वियसली नीचे अगर कोई भी चिल्लाता, लड़ता, या फिर वहाँ पे शायद गन शॉट्स भी हो जाते, चाहे गन फायरिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता, लेकिन यीबू को कुछ भी सुनाई नहीं देता। लेकिन रूम का गेट ओपन था, इस वजह से यीबू के रूम में चिल्लाने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। यीबू को याद था यीबू ने गेट बंद किया था, फिर गेट ओपन कैसे है। यीबू इस बात पे ज़्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ें नीचे से इतनी ज़्यादा आ रही थी कि यीबू जो था वो डर के लिविंग रूम की तरफ पढ़ने लगता है। अभी लिविंग रूम में जो प्रेजेंट थे वो थे सिर्फ शाओ, हाँ, जो रूम में अभी प्रेजेंट नहीं थे वो थे सिर्फ और सिर्फ शाओ फेंचिंग, जो कि अभी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, और शाओ जाओचेंग शायद। आई मीन अभी जो लिविंग रूम में प्रेजेंट नहीं था वो सिर्फ शाओ फेंचिंग को छोड़ करके वहाँ पे सभी थे, यानी कि शाओ हुआंग, शाओ बाओशन सेरेन, शाओ चांगसन सेरेन, शाओ चांगसन सेरेन, शाओ चांगसन, शाओ चांगसन सेरेन, शाओ फेंगम्यांग, शाओ यू, शाओ जाओचेंग, शाओ यानली, एंड हर एक कोई था।
लेकिन शाओ यानली और जाओचेंग जो थे वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वो वहाँ पर दोनों के दोनों जो थे मतलब शांत खड़े होते। बात है कि रूम में जितने भी लोग थे लिविंग रूम में वो सभी एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे या बातें कर रहे थे। ये वो कभी क्लियरली कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब शाओ फेंचिंग वहाँ पर नहीं आया तो यानी कि बात कुछ पड़ी होगी, इसलिए शाओ फेंचिंग जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ईबू को ये बात बहुत समझते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। ईबू एंड जो मतलब ईबू जो था वो शांति से जो स्टेयर्स का पिलर था वहाँ पर पीछे छुप जाता है और समझने की कोशिश करता है कि वहाँ रूम में चल क्या रहा है। ईबू शाहजहान को शाहजहान के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वहीं जो मतलब शाहजहान था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो गुस्से में बोलता है, मैं यूबू के साथ नहीं रह सकता। मिस्टर शाओ वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो गुस्से में कहते हैं, क्यों नहीं रह सकते, क्या प्रॉब्लम है? शाहजहान, वो मुझसे बहुत छोटा है। मिसेस शाओ कामली कहती हैं, तो क्या हुआ जान, एज से क्या फ़र्क पड़ता है? शाओजहान, वही वो मतलब इमेच्योर है। शाओ फेंगमियान, शाओजहान, जब वो बड़ा हो जाएगा वो मैच्योर हो जाएगा एज के साथ, टाइम के साथ। शाह हुआंग जो कि सारी चीज़ों को शांति से ऑब्जर्व कर रहे थे वो कुछ नहीं कहते। फिर अभी तक उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा था, वो हर एक चीज़ को शांति से ऑब्जर्व कर रहे थे। वो ट्राई करते हैं, फिर कहते हैं, शाहजहान बात क्या है? बात कुछ और ही है, मतलब बात कुछ और भी है। शाहजहान गिल्टी फेस के साथ बोलता है, फेस नीचे करते हुए, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं ये सुनकर। वहीं ईबू, उसकी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। ईबू अभी नीज़ पर बैठकर मुंह पर हाथ रखकर साइलेंटली रो रहा था। लिविंग रूम में एक कोल्ड साइलेंट सा छा गया था। शाह हुआंग शायद करते हैं, ठीक है, पर तुम अभी ईबू से डिवोर्स नहीं ले सकते। जब तक ईबू 18 ईयर्स का नहीं हो जाता तुम डिवोर्स नहीं ले सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की एक टर्म है। सभी धीरे से अपने रूम में जाने लगते हैं क्योंकि अब बात करने के लिए और कुछ बचा ही नहीं था। शाओ यूबी जो कि एक बार शाहजहान को देखती हैं और शाय करती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। शाओ यानली एंड शाओ जाओचेंग दोनों के दोनों वो भी कुछ नहीं कह सकते थे इस मैटर में। ये बात बड़ों की थी, वो दोनों इस चीज़ में नहीं पढ़ सकते थे। और शाहजहान पहले से ही किसी से प्यार करता है तो इसमें अब कोई क्या कर सकता है। इसीलिए सभी लोग जो थे अपने रूम में चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। वहीं शाहजहान जो कि अपने रूम में जाने से पहले एक बार स्टेयर्स के पिलर की साइड देखता है और उसकी आंखों में से एक आंसू निकल जाता है और वो मन में सोचता है कि मैं बस इतना ही कर सकता था, मुझे माफ़ करना। जो मैं कर रहा हूँ मुझे नहीं पता वो सही है या गलत, पर मैं कर रहा हूँ, ऐसा वो सोचता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं ईबू जो कि बहुत देर तक रोता रहता है, वो रोते रोते धीरे धीरे कोशिश करते हुए और हिम्मत बनाते हुए मतलब अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। पूरी रात भर मतलब जो बारिश थी और तूफ़ान हो रहा था, तूफ़ान चल रहा था, तो ईबू जो था वो विंडो के पास खड़ा हो जाता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से तूफ़ान आ रहा था, बहुत ज़्यादा आंधी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा हवा में मिट्टी उड़ रही थी। ईबू उसके फेस पर भी बहुत सारे हवा का जो मतलब हवा थी ज़ोर से आ रही थी, वो ईबू के फेस को टच करते हुए जा रही थी। ईबू को एक्चुअली सेंट से एलर्जी है और ईबू के लिए सेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब जो मिट्टी है उससे ईबू को एलर्जी है। तो ईबू बिल्कुल भी मिट्टी के आसपास ऐसे नहीं रह सकता फ्रीली। पर ईबू अभी खड़ा था वहाँ पर एकदम फ्री होकर के, जो कि ईबू के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं था। पर शायद ईबू को कुछ रीज़न चाहिए था। ईबू बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। ईबू की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकले जा रहे थे। ईबू के हर्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ईबू कहते, छानगा आपने बिल्कुल सही नहीं किया, अगर आपको मुझसे प्यार था ही नहीं तो आपने मुझसे शादी क्यों की, और आपने किसी और से, आप किसी और से प्यार कैसे कर सकते हैं? क्या ये चीटिंग नहीं है? क्या ये चीटिंग नहीं है? आपका पहले से कोई पार्टनर है, फिर भी आपने किसी और से प्यार किया क्यों? छानगा क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों आपने मुझे चीट किया? छानगा यू आर अ चीटर, छानगा यू आर अ चीटर। मैं आपको एडमायर करता था, मैं आपको प्यार करता था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? जानका क्यों? आप बहुत बुरे जानका, आई हेट यू जानका, आई हेट यू। ऐसा वो शाहजहान की उस पिक्चर को देखते हुए कह रहा था जो कि उसने ली थी। ईबू ने ध्यान नहीं दिया था कि उसका रूम का जो डोर है अभी लॉक्ड है या अनलॉक है।
यीबू बिल्कुल रो ही जा रहा था। वहीं यीबू के रूम के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी हुई थी जो कि यीबू को ही देखी जा रही थी। यीबू जो कि वहाँ रो ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों से हद से ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। यीबू बस रो ही जा रहा था और बस रो ही जा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो इंसान जो कि बाहर खड़ा हुआ था यीबू के रूम के बाहर अंधेरे में, उस इंसान का एक बार को हाथ ऊपर उठता है, उसका एक बार कदम आगे को बढ़ता है, उसकी आंखों से भी बहुत ज़्यादा आंसू निकले जा रहे थे। वो बहुत रो रहा था, जैसे कि वो यीबू को रोता हुआ नहीं देखना चाहता हो। वो यीबू को भी हक करके उसे कंसोल करना चाहता हो। वो इंसान एक बार धीरे से कहता है, यीबू मुझे माफ़ करना, पर ये सब कुछ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे पता है, पर मुझे ऐसा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी लाइफ वो ख़राब हो जाएगी। यीबू वो इंसान ऐसे कहता है और यीबू को देखता रहता है। वहीं यीबू पूरी रात रोता रहा था। यीबू के साथ साथ वो इंसान भी पूरी रात यीबू के रूम के बाहर खड़े खड़े रोता रहा था। वो इंसान बहुत बार कोशिश करता है कि वो यीबू के रूम में चला जाए, पर हर एक बार उसका बस एक ही थॉट उसे रोक लेता और वो यीबू के रूम की तरफ आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट डे सभी लोग लिविंग रूम में पहुंच चुके थे, पर यीबू एंड शाहजहान को छोड़ करके शायू जो कि शाय करती हैं और कहते हैं ये दोनों अभी के अभी तक नहीं आए हैं, इन दोनों को ये खाना नहीं खाना। शाओ चंग से सेरेन वो देखती हैं कि घर में अभी सभी का मूड जो है वो कितना ज़्यादा ग्लूमी है और शाओ यू जो है उस मूड को लाइटन करना चाहती हैं। वो स्माइल करती हैं और कहती हैं एक काम करो, तुम ही जाके बुला लाओ, तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। शाओ यू कहती है चिंता होगी नहीं, दोनों ने कुछ नहीं खाया कल रात से, ऐसा वो कहते हैं और शाय करते हैं। वो जाती हैं और शाहजहान से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती हैं, मतलब ब्रेकफास्ट डाइनिंग रूम में आने के लिए कहती हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर वो यीबू के रूम की तरफ जाती हैं और यीबू के रूम पे नॉक करते हैं, पर यीबू ने जो था वो डोर ओपन नहीं किया था। मुझे जो शाओ यू थी वो देखती हैं कि रूम का जो गेट है वो ओपन ही पड़ा है। वो ट्राई करते हैं और रूम में एंटर करते हैं। वो देखते हैं कि यीबू जो है वो रूम में नहीं है, तो वो यीबू को ढूंढने लगते हैं। तो उन्हें वॉशरूम से पानी की गिरने की आवाज़ आती है। वो ट्राई करते हैं, फिर वो बाथरूम के डोर पे नॉक करते हैं और कहते हैं यीबू बहुत टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ, तुम फिर से लेट कर रहे हो क्या, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ, तब तुम्हारे नीचे वेट कर रहे हैं। यीबू कहता है हाँ मॉम यू, मैं अभी आया, ऐसा वो कहते हैं। और फिर वो रेडी होने लगता है। वो कहते हैं मुझे बस 10 मिनट लगेंगे, तो शायू शाय करते हैं और वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। अभी डाइनिंग रूम में सभी प्रेजेंट थे। शाहजहान क्योंकि शांति से बैठा हुआ था और नीचे देख रहा था, क्योंकि उसे पता है पूरी फैमिली उसकी डिसअपॉइंटेड होगी उससे। तो मिस्टर शाओ जो होते हैं, मतलब शाओ हांग जो कहते हैं इट्स ओके शाहजहान, जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है। शाओ बादशाह शहरन कहती है हाँ अब इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अब छोड़ो, वो सब पास्ट है, मतलब वो सब कुछ हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम्हें अब इन सब चीज़ों की बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। और यीबू के सामने तो बिल्कुल नहीं। सभी इस बात पे सहमति जता देते हैं। किसी का भी मूड अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर सकता था। वहीं यीबू जो कि अब डिनर रूम में मतलब डाइनिंग रूम में आ चुका था, सभी के सभी यीबू की तरफ देखते हैं। शाओ यू जो कि जल्दी से यीबू की तरफ भागते हुए जाती हैं, उनके साथ साथ शाओ चांग सेरेन भी थी जो कि यीबू की तरफ आती हैं, क्योंकि यीबू की जो आंखें थी वो बिल्कुल रेड थी, उसके नीचे डार्क सर्कल्स थे, उसकी पूरा फेस जो था वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था, उसका फेस जो था स्वेलन हो चुका था। वहीं जो यीबू था वो कुछ नहीं कहता, वो देखता है सब की तरफ और एक छोटी सी स्माइल देता है। और वो कहता है वो शाओ चांग से कहती है बताओगी भी तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, ये तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड क्यों, तुम्हारी आंखें। शाओ यू थोड़ा डर जाती हैं और उसके मतलब मन में एक ही सवाल आता है। वहाँ पर डाइनिंग रूम में बैठे हुए सभी के मन में एक ही सवाल आया था, क्या यीबू, क्या उसने रात की सारी बातें सुन ली, क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है। लेकिन यीबू तो क्या स्माइल करता है, सभी के फेस पर डर यीबू बहुत अच्छे से देख सकता था और यीबू नहीं चाहता था कि यीबू की वजह से वो सभी परेशान हो। तो यीबू एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है कि नहीं, मैं ना कल रात को ना आंधी तूफान आ रहा था, आप लोगों को तो पता है मुझे कितना अच्छा लगता है ऐसा वेदर, तो बस वो मैंने ना विंडो ओपन की थी, जिस वजह से विंडो जो थी वो ओपन ही रह गई थी, तो इसलिए वो मेरे, तो वो ऐसा कहता है। तो घर में सभी लोग जो थे वो शाय करते हैं और शाओ यू वो अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने डोर ओपन देखा था। हाँ उन्होंने विंडो ओपन देखी थी, पर उन्होंने डोर भी तो ओपन देखा था। फिर वो सोचते हैं मे बी यीबू ने आज सुबह ही रूम का वो गेट ओपन किया हो। वो फिर ज़्यादा माइंड नहीं करती और यीबू को डांटने लगती हैं। शाओ चांग एंड शाओ यू दोनों की दोनों यीबू को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, यीबू के स्केयरलेस बिहेवियर के लिए, क्योंकि यीबू को पता है कि जबकि वो
बिल्कुल भी मतलब कि अपने ऐसा उसे जब मतलब पता है कि उसे सॉइल से एलर्जी है, फिर वो क्यों ऐसी हरकतें करता है और खुद की तबीयत ख़राब करता रहता है। बिल्कुल नहीं सुनता, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। वो ऐसा कहती हैं और ईबू को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। ईबू शाय करता है और सभी की तरफ देखता है। सभी ईबू से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई ईबू को कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि जो मिस्टर शाओ शाओ फैंगम्यान एंड शाओ जंगम्यान थे, आई मीन शाओ फैंगम्यान एंड शाओ चांगसे आई मीन शाओ चांगसे एंड शाओ फैंगम्यान जो थे, वो ईबू से कहते हैं कि वो उन्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे, दैट्स फाइनल। शाओ हुआंग भी उनका सपोर्ट करते हुए कहते हैं हाँ, मुझे भी यही लगता है, ईबू को अभी हॉस्पिटल लेके चलना चाहिए। शाओ यू एंड शाओ चांगसे सारन जो थी, वो अभी भी ईबू के फेस पर जो थी वो फर्स्ट एड से मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। ईबू के स्वेलन फेस पे क्रीम लगा रही थी और जो था ईबू की हेल्प कर रही थी, जितना वो कर सकती थी वो उतना ही ईबू के वाउंड्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रही थी। ईबू की आइज़ पर आइस रब की जा रही थी, बहुत कुछ किया जा रहा था ईबू की खिदमत में। वहीं यानली जो कि बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है और वो कहती है मैं अभी जल्दी से कार निकालती हूँ। वहीं शाहजहान जो कि शांति से बैठा हुआ था, वो बस ईबू को देखे ही जा रहा था और कुछ नहीं कह रहा था। ईबू जो था वो स्माइल करता है और कहते हैं नहीं नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन की बात है और मेरे पास मेडिसिन है, वो मैंने खा ली। वैसे कहते हैं और लोगों को प्यारी सी सॉफ्ट सी स्माइल देता है। वो सभी शाय करते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो ईबू से बिल्कुल नहीं जी सकते आर्ग्यूमेंट में। तो घर के सभी लोगों ने जो था बस एक ही बात बोली थी। शाओ बाशन शहर सीधा ऑर्डर देते हुए कहते हैं ईबू आज तुम स्कूल नहीं जाओगे और आज तुम घर पर ही रहने वाले हो। ईबू बहुत ज़्यादा अपोज करने की कोशिश करता है पर इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ईबू को घर पर ही रोक लिया जाता है। शाओ फेंचिंग एंड शाओ जाओचेंग पूरे दिन ईबू के साथ रहते हैं। शाओ यानली भी ईबू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। सभी जो थे ईबू का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। सभी अपना काम छोड़ छाड़ के ईबू के पास बैठे हुए थे। ईबू सोच रहा था कि उसने जो रात को डिसाइड किया है क्या वो अपनी पूरी फैमिली को बता दे। ईबू शाय करता है और कहता है कि वो आप लोग को मैंने पहले बताया नहीं था पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो आप लोग पता है मेरी ड्रीम कॉलेज जो कि अब्रॉड में है, वहाँ से मुझे ज्वाइनिंग के लिए जो है वो लेटर आ चुके हैं। आप लोग को पता है मेरी इस ईयर जो है वो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं और एग्ज़ाम्स के बाद मैंने वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो फॉर्म फिल किया था वो मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। मेरे पुराने डाटा की वजह से जो मेरी डांस परफॉर्मेंस के जो कंपटीशन में जीता हूँ सभी के अकॉर्डिंग और जो मैंने एक्टिंग की है अभी तक के छोटे मोटे ड्रामास में उनके अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है। तो जब मेरी यहाँ पे स्टडी और एक फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद मुझे वहाँ पर बुलाया गया है अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। आप लोगों को तो पता है मेरा ड्रीम है कि मैं एक एक्टिंग कॉलेज में बहुत अच्छे से हाँ एक्टिंग सीखूं, उसके बाद अपना जो ड्रीम है एक्टिंग करियर को लेकर के उसे पूरा कर सकूं। पूरी फैमिली जो थी वो शॉकिंगली ईबू की साइड देखते हैं कि उन्हें पता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इस चीज़ में, पर ईबू ने कुछ महीने पहले ही इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। फिर अचानक ये कैसे? ईबू कहता है मैं जाना चाहता हूँ, मैं परस्यू करना चाहता हूँ, मैं एक बार अपने ड्रीम्स को जीना चाहता हूँ। जान का सही कहते थे कि हमें अपने ड्रीम्स को ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी की वजह से, और छानका की इस बात को मैं अग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि छानका सही कहते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, एक बार एक्टिंग करियर में प्रॉपर ट्राई देना चाहता हूँ, एक बार एक मेल लीड जैसे मेल रोल के जैसे वर्क करना चाहता हूँ। क्या मैं नहीं कर सकता? तो ये बात सुन करके जो पूरे फैमिली मेम्बर्स थे वो ईबू को समझाने लगते हैं कि वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं ईबू के लिए। ईबू फिर सभी की बातों को एक बार अपोज करते हुए कहता है कि वो सब कुछ खुद के दम पे खुद की मेहनत से करना चाहता है, किसी की मतलब अपनी फैमिली सपोर्ट की वजह से नहीं। पूरी फैमिली जो थी अब वो शांत रह जाती है, कोई कुछ नहीं कहता। फिर वो सभी के सभी जो थे ईबू की बात मान जाते हैं। ईबू को उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। ईबू जो था वो शेयर करता है और अपनी उन मेमोरीज से आज बाहर आता है। तो ईबू को याद आता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा पेनफुल एंड हर्टिंग रही है। ईबू जो था वो अभी टेबल पर हेड डाउन करके बैठा हुआ था। वो सोचता है कि शाहजहान के अगेंस्ट उसे कुछ ना कुछ प्रूफ तो ढूंढने ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उसे शाहजहान से डिवोर्स लेना ही होगा। वहीं शाहजहान जो कि अभी अपने मीटिंग से वापस आया था, यानी कि उस क्लब से अभी वापस आया था, वो ईबू को ऐसे हेड डाउन करते हुए देखता है। तो उसे पता नहीं था कि ईबू के दिमाग में क्या चल रहा है। मे बी ईबू उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढ करके थक गया हो, शायद इसलिए वो जाता है और ईबू के बालों को रफल करने लगता है। शाहजहान जो कि स्मग करते हुए कहता है क्या हुआ, मेरे अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ करके थक गए हो क्या? एविडेंसेस नहीं मिले मेरे अगेंस्ट कोई, या आप कोई और नई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हो तुम अपने दिमाग में, इस छोटे से दिमाग में? ईबू कहता है शट अप। ईबू जो था ना उसकी आंखों में हल्का सा आंसू दिख गए थे जब उसने अपना सर ऊपर करके शाहजहान को शट अप बोला था। शाहजहान जो कि बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, वो ईबू के पास आता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? ईबू क्या बात है, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है?
तुम्हें किसने परेशान किया? यीबू कहता है तुमने मुझे परेशान किया, तुम मेरी प्रॉब्लम्स हो, सारी मेरी जितनी प्रॉब्लम्स हो उनकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हो छानका। वैसे कहता है और शाय करता है, नहीं क्यों छानका क्यों? जब मैं जो चाहता हूँ वो नहीं होने देते क्यों? वैसे कहता है और रोने लगता है। कहता है जानका प्लीज़, मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोना है, मेरा सर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द कर, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा है। वैसे कहता है और शाय करता है और बेड की तरफ पढ़ने लगता है कि तभी उसे चक्कर आ जाता है। शाहजहां जो था वो ईबू को ब्राइडल साइड में कैरी करता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर वो खुद भी ईबू के पास जाके लेट जाता है। ईबू जो कि इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो शाहजहां से बिल्कुल नहीं लड़ पाता, फाइट बैक नहीं कर पाता खुद को छुड़ाने के लिए, और वो शांति से सो जाता है। शाहजहां जो कि ईबू का हक करे रहता है और शाहजहां कहते हैं ईबू, आई एम तो सॉरी, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे कोई और ऑप्शन ट्राई करना चाहिए था, मुझे कोई बेटर प्लान करना चाहिए था, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। शाहजहां जो था वो शाय करता है और शांति से बैठ जाता है, ईबू को देखता रहता है। ईबू जो था वो शांति से सुकून से सो रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुका था ईबू, बहुत ज़्यादा टायर्ड था। ईबू इमोशनली ब्रेक था, मतलब इमोशनली टूटा हुआ था बिल्कुल ही। ईबू जो कि सोए जा रहा था, शाहजहां जो था बस उसे देख के जा रहा था किसी गार्ड के जैसे, क्योंकि अपने प्रिंसेस की नींद खराब नहीं होने देना चाहता था। नेक्स्ट डे जब ईबू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो आज भी बेड पर हमेशा के जैसे अकेला है। शाहजहां जो है वो अभी अपना ऑफिस का वर्क कर रहा है, उसके पास में एक जो काउच है उस पर बैठ करके ईबू कुछ नहीं कहता है, वो शांति से उठता है और फ्रेशन अप होने चला जाता है। शाहजहां उसने ईबू को देखा था पर ईबू को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो भी अभी तक अपने पास्ट के मिस्टेक्स के लिए गिल्टी फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है और वो शांति से अपना काम करता रहता है। जब ईबू वापस आता है तभी वहाँ पर फेंशिंग आ चुका था, उन दोनों को ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने के लिए। वो दोनों जो हैं वो फेंशिंग के साथ ब्रेक डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। आज पूरे टाइम में आज पहली बार था, मतलब इतने टाइम से जब से ईबू वापस आया तब से आज पहली बार था कि शाहजहां ने ईबू का हाथ नहीं पकड़ा था डाइनिंग रूम में जाते समय। ईबू को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। सॉन्गजांग और वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट लोग थे, मतलब शाह फैमिली मेम्बर्स थे, उन सभी ने इस चीज़ को नोटिस किया था पर किसी ने कुछ नहीं कहा था, सभी शांत थे। ईबू शाय करता है और देखता है शाहजहां कैसे कटा सा बैठा हुआ है ईबू से बिल्कुल दूर, जैसे किसी गहरी सोच में हो, जैसे कि शाहजहां यहाँ होकर के भी यहाँ पर ना हो। ईबू ने सब कुछ देखा था पर वो कुछ नहीं कह रहा था। वहीं सॉन्गजांग जो कि ईबू के पास ही बैठता था, वो ईबू से धीरे से पूछता है, क्या हुआ ईबू, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम्हारे और शाहजहां के बीच में कोई लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, कुछ हुआ है क्या? ईबू कहता है अभी इन सभी की बातें हम नहीं कर सकते, हम दोनों इस बारे में बाद में करेंगे, ऐसा वो कहता है। तो सॉन्गजांग कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। ईबू एंड जो सॉन्गजांग थे वो दोनों शांति से, सभी लोग जो थे मतलब शांति से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। सभी का ब्रेकफास्ट होने के बाद सभी लोग जो थे अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। शाहजहां भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ईबू एंड सॉन्गजांग दोनों के दोनों ईबू के रूम में ही थे, दोनों अभी शांति से बैठे हुए बात कर रहे थे। सॉन्गजांग कहता है क्या हुआ ईबू? ईबू कहता है कुछ नहीं, बस पास की कुछ बातें याद आ गई थी, इसी वजह से मैंने शाहजहां से वो सब कुछ कह दिया जो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था। सॉन्गजांग जो कि शाय करता है और कहता है ईबू मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि शाहजहां ने तुम्हें छोड़कर किसी और को चूज़ किया, पर जितना कि अभी तक हमने शाहजहां के बारे में सर्च किया है, जितना कि भी हमने रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग बस हमें इतना ही पता है कि शाहजहां और उस इंसान का कुछ भी नहीं चल रहा। वो इंसान अभी मतलब वो लड़की अभी तक वापस भी नहीं आई है, वो उसकी लाइफ में भी नहीं है। ये वो मुझे लगता है कि तुम्हें शाहजहां को एक चांस देना चाहिए। मिस्टेक हर किसी से होती हैं, मे बी शाहजहां ने भी एक मिस्टेक कर दी हो, क्या तुम उसे एक चांस नहीं दे सकते? ये वो कहते पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूँ, एक चांस दे दूँ, पर मेरा दिमाग वो बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। उसका कहना है एक बार धोखा मिला है, दूसरी बार धोखा नहीं खा सकता। वो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सॉन्गजांग जो कि शाय करता है और ईबू के पास आता है, उसके शोल्डर्स को पकड़ता है और ईबू का हेड मतलब जो फेस है अपनी तरफ करते हुए कहता है ईबू कुछ बातें हमें दिल पर छोड़ देनी चाहिए, दिमाग पर नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, पर ईबू कहता है क्या कोई और तरीका नहीं है इस शादी को तोड़ने का? मैं समझ गया कि शाहजहां किसी और को डेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मैं नहीं तोड़ सकता शादी को? सॉन्गजांग कहता है ईबू तुम नहीं मानोगे राइट? ईबू कहता है मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं अब इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। मैं थक चुका हूँ सॉन्गजांग, मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम्हें तो पता ही है। सॉन्गजांग कहता है ठीक है, कुछ सोचते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और फिर शांति से सोचने लगते हैं क्या वो क्या कर सकते हैं। सॉन्गजांग कहता है ठीक है, एक बार हमें फिर से रिपीट करना होगा। ईबू कहता है क्या? सॉन्गजांग कहता है और क्या, तुम्हारे मैरिज टर्म्स को। ईबू कहता है पर मैंने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देखा है जिन तक,
तो कहता है कम ऑन, तुम बेवकूफ़ हो, जिसने अभी तक देखा नहीं। खैर छोड़ो, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। बट जितना कि अभी तक हमें फैमिली ने बताया उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म थी कि तुम्हें 18 ईयर्स का होना चाहिए था। दूसरी टर्म कि तुम दोनों में से किसी एक को मतलब तुम्हें 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। और दूसरा टर्म ये था कि तुम में से किसी एक को किसी और से प्यार करना होगा। जब तक तुम किसी और से प्यार नहीं करोगे तब तक तुम्हारी शादी ख़त्म नहीं हो सकती, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता। ये वो कहता है वही तो। संजय कहते हैं कि शाहजहान, उसका हमने हर एक चप्पा चप्पा छान मारा, मतलब उसके बारे में सारी एविडेंस ढूंढने की कोशिश की, पर हमें कुछ नहीं मिला। शाहजहान यानी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये वो कहते हैं हाँ वो मुझे ही पता है, कुछ नया बताओ। संजय कहता है शट अप, अभी मुझे बोलने दो, मुझे एक एक चीज़ गो थ्रू, मतलब जाने दो, एक एक चीज़ से गुजरने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। मुझे पहले खुद सोचने दो कि चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। ये वो कहता है आज तक मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या ही समझोगे। संजय कहते हैं मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। इवन का वाओ वैलिड पॉइंट है। संजय कहते हैं थैंक यू। फिर संजय जो था वो फिर से कहते हैं हम कहाँ पर थे। नीबू कहते हैं यहीं पर थे। संजय कहते हैं मजाक नहीं वो, क्यों, मैं सीरियस हूँ। नीबू कहते हैं हम शाहजहान की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है और हमें कोई एविडेंस नहीं मिला उसके अगेंस्ट। तो संजय कहते हैं हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि अब तुम्हारा मैरिज अफेयर होना चाहिए किसी के साथ। नीबू कहता है मैं पता है ना, मैं फेमस हूँ पूरे वर्ल्ड में, मतलब जिन जिन कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ, मैंने फिल्म की है, मतलब मैंने मूवीज़ बनाई हैं, उन सभी कंट्रीज़ में मैं फ़ेमस हूँ वन डे डेटर के नाम से, जबकि इन सब में मेरा कोई गुनाह भी नहीं है। एक इंसान मुझे आता है और पूरी दुनिया के सामने प्रपोज करते हो, नेक्स्ट डे अगर ये मुझसे ब्रेकअप कर लेता है, आई डोंट नो द रीज़न, और कोई मुझे रीज़न भी नहीं बताता। तो सोचेंगे कहते हैं वही तो, कोई तुमसे ब्रेकअप क्यों नहीं करता होगा, तुम्हें लगता है इसके पीछे किसी और का हाथ होगा। ये वो कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो। सोचेंगे कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि, ये वो कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, उसका हाथ बिल्कुल नहीं हो सकता इन सब चीज़ों के पीछे, वो क्या ही करेगा। नहीं मुझे नहीं लगता। सोचेंगे कहते पता नहीं क्यों मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ मुझे डाउट मेरा सीधा उसी की तरफ जाता है। ये वो कहता है उसको तो मेरे बारे में कोई अता पता भी नहीं था, मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। समझे कहते पता नहीं, बट मेरी गट फीलिंग्स ऐसा कहते हैं। ये वो कहते हैं चुप रहो, तुम और तुम्हारी गट फीलिंग्स को थोड़ी देर के लिए बंद रखो, मुझे कुछ सोचने तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो समझे कहते तुम अपने किसी एक्स को बुला लो, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर दे। ये वो कहते तुम्हें पता है ना कि मुझे प्रपोज करने के नेक्स्ट डे से ही जब से मुझसे लोग ब्रेकअप करते हैं उसके बाद से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखता। मेरे लगभग 100 पार्टनर्स रहे होंगे पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। सोचने कहता है एक इंसान है। ये वो कहता है कौन, एक सेकंड, तुम उसके बारे में तो नहीं सोचे हो। सॉन्गजंग कहता है हाँ। ये वो कहते हैं नहीं वो नहीं आएगा। सॉन्गजंग कहता है मुझे लगता है वो आएगा। ये वो कहते पर तुम्हें पता है ना कि, सॉन्गजंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि वो तुम्हें हद से ज़्यादा पसंद करता था। याद है तुम्हें कोई रीज़न नहीं बता रहा था, और लास्ट टाइम भी उसने जाते हुए बस तुमसे ये बोला था कि उसने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब कि अगर तुम उसे और थोड़ा फोर्स करते तो वो बता देता। ये वो कहते पर उसे इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ देते ना। तो सॉन्गजंग कहता है क्यों, तुम डर क्यों रहे हो। ये भी कहता है क्योंकि मैं उसे सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है वो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल था। तो सॉन्गजंग कहता है हो तो उसी को ही पिलाओ ना, क्या पता वो तुम्हारी हेल्प कर दे। ये वो कहते मे भी उसकी लाइफ में कोई आ गया हो। सॉन्गजंग कहता है वो तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा, एक बार बात करके तो देखो। ये वो शेयर करता है और कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ, अगर मैं उससे बात कर पाया तो मैं कोशिश करूँगा। सॉन्गजंग कहते हैं कोशिश नहीं करोगे तुम अभी करोगे, मैं तुम्हें अभी कॉन्टैक्ट नंबर ला के दे रहा हूँ उसका। ये वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास अभी भी है। सॉन्गजंग कहता है मैंने कभी डिलीट ही नहीं किया था, ऐसा वो कहता है, और जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और उसे उस इंसान का फ़ोन नंबर ढूंढने लगता है। ये वो शेयर करते हैं। सॉन्गजंग ने जल्दी से फ़ोन देखा और वो नंबर जो था वो ईबू को निकाल के दे दिया। ईबू ने कहा क्या तुम्हारे फ़ोन से कॉल करो। तो सॉन्गजंग का ऑब्वियसली तुम्हारा फ़ोन नंबर तो उसने ब्लॉक कर दिया है। ईबू कहता है अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। फिर ईबू जो था वो सॉन्गजंग का फ़ोन लेता है और कॉल करता है। 1 या 2 रिंग ही हुई थी, उसी में ही उस इंसान ने कॉल जो थी वो जल्दी से पिक कर ली थी। ईबू शॉक था, सॉन्गजंग भी शॉक था, क्योंकि वो फ़ोन नंबर सॉन्गजंग का था और उस इंसान ने इतनी जल्दी पिक कैसे कर लिया। वो इंसान घबराहट से पूछता है क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है सॉन्गजंग, क्या ईबू ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया, वो भी इस समय, सब कुछ ठीक तो है। ईबू एंड सॉन्गजंग दोनों के दोनों शॉक थे, क्या वो इंसान अभी भी ईबू के लिए वरीड है। वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक थे, पर सॉन्गजंग जो कि शॉक से जल्दी रिकवर करता है और कहता है हाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। वो इंसान कहते हैं क्या, मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम लोग कहाँ हो, चाइना में, मैं वहीं मैं भी चाइना में ही हूँ, पर मैं शंघाई में हूँ, तुम लोग बीजिंग में हो, मैं बीजिंग में ही आ रहा हूँ। ये बात सुनते ही वो सारे मतलब जो ईबू एंड सॉन्गजंग थे वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उन दोनों मुझसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था।
ईबू जो कि शॉक से रिकवर करते हुए बोलता है, क्या आप मुझे मतलब क्या आप मुझे शौक पे शौक ही देते जाओगे? मुझे लग रहा है मुझे आज हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नीबू ने जब ये बोला तो वो इंसान जो कि खोल की दूसरी साइड था वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहते क्या तुम भी हो ईबू यहाँ पर कॉल पर? तुमने तुमने तब से कुछ बोला क्यों नहीं? वो थोड़ा कटा कटा सा लग रहा था, जैसे वो ईबू से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हो। जितना वो वरीड अभी ईबू के लिए था, अब उतना ही डिस्टेंस लग रहा था। ये वो थोड़ा अजीब फील करता है। सॉन्ग जांग भी थोड़ा स्ट्रेंज फील करता है। तो वो कहता है कि ये वो कहते क्या हुआ, अभी तो आप मेरे लिए इतना वरिड थे, पर अब अभी आप ऐसे डिस्टेंस अब बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? पर आपने कभी मुझे बताया नहीं कि मेरी गलती क्या थी। आपने प्रपोज़ किया, मैंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, फिर आप मुझसे नाराज़ किया हो। तो इंसान कहता है ये वो तुमने जो किया, तुम्हें एक बार मुझे बताना चाहिए था। तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं उस बारे में। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उसका रिलेशन कैसा है, पर तुम्हें एक बार मुझे कंफर्म करना चाहिए था कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। वो ऐसा कहता है और चुप हो जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कह दिया। वहीं वो जो कि ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है और सॉन्ग जांग उसे एक ऐसा लुक देता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, रीज़न ऐसा ही कुछ है। ये वो भी शॉकिंगली बस सॉन्ग जांग को ही देखे जा रहा था। वहीं ये वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। तो वो इंसान कहता है ईवो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम किसी और से मैरिड हो। ईवो शॉक्ड होता है और वो कहता है तुम्हें किसने कहा? तो वो इंसान कहता है कि ईवो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे किसने कहा, किसने बताया, किसने नहीं, बस अब तो मेरे नहीं हो सकते। ईवो ने कहा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसान कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ईवो चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास इसका जवाब नहीं था। यहाँ था पर ईवो देना नहीं चाहता था। तो इंसान कहता है सी तुम अपने हस्बैंड से प्यार करते हो राइट? ईवो चुप हो जाता है। वो इंसान कुछ नहीं कहता है। तो इंसान कहता है वेल तुमने मुझे याद क्यों किया? ये वो कहते हैं क्या हम कल कैफ़े में बात कर सकते हैं अगर तुम बीजिंग आ जाओ तो? तो इंसान कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा पर एक प्रॉब्लम है। तो ये वो कहते हैं क्या? वो इंसान कहता है मैं अपने साथ किसी को लेके आना चाहता हूँ। तो ये वो कहता है ठीक है तुम मुझसे ऐसे पूछ क्यों रहे हो? तो वो इंसान कहता है बस ऐसे ही, आई होप तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो कहते हैं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो इंसान कहता है ठीक है वो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये वो कहते हैं मैंने भी। ईबू ने जेनुइनली बोला था क्योंकि ईबू ने उस इंसान को सच में बहुत मिस किया था। जब ईबू अपने उस दौर से गुजर रहा था जब उससे लोग प्रपोज करते और नेक्स्ट डे ही ब्रेकअप कर लेते, उस टाइम पे ये इंसान ही था जिसने उससे ब्रेकअप तो किया था पर नेक्स्ट डे ही नहीं, 1 वीक तक इंतज़ार करने के बाद शायद ईबू के कुछ बोलने का जिसका ईबू को भी नहीं पता था कि ईबू को उसे बताना क्या है। कौन सा सच वो इंसान जानना चाहता है। उस इंसान ने बहुत कोशिश की थी कि वो उसे खुद से कुछ सच पता है, कुछ पता है, पर ईबू ने कुछ नहीं बताया था। इसलिए वो इंसान हार के उसे छोड़ के चला गया था। ईबू सोचता है कि वो 1 वीक उसके लिए बहुत प्रीशियस थे। उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था उस 1 वीक में। ईबू शेयर करता है वो इंसान उसके लिए एक पार्टनर जैसा था या नहीं, पर एक बहुत अच्छे फ्रेंड जैसा ज़रूर था जिसने ईबू के हर टाइम पे हेल्प की थी। जब भी ईबू के स्कैंडल्स हुआ करते थे तो इंसान ईबू की हेल्प करने पहुंच जाया करता था। ईबू शेयर करता है कॉल कट होने के बाद। वहीं सॉन्गजांग जो कि ईबू को देखता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और उसे रब करता है। तभी सॉन्गजांग के पास एक कॉल आता है जिस पे लव लिखा हुआ था और हर्ट बना हुआ था। ईबू शॉक्ड हो जाता है। ईबू कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड या पार्टनर मतलब गर्लफ्रेंड कब बना और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा लवर है कौन? तो सॉन्गजांग जो था वो डर जाता है और जल्दी से फ़ोन पीछे कर लेता है। कहता कोई भी नहीं, वो मेरी मॉम का फ़ोन है। ये कहते हैं अच्छा तुम्हारी मॉम का फ़ोन है, काफ़ी टाइम हो गया मैं तुम्हारी मॉम से बात नहीं किया, चलो मुझे भी बात करवाना। समझे कहते हैं तुम क्या बात करोगे मेरी मॉम से? तुम्हारी मॉम नीचे है ना, उनसे जाके बात करो, मेरी मॉम से तुम्हें बात करने की जरूरत है। ऐसा वो कहता है और जल्दी से फ़ोन लेके भागने लगता है। वहीं वो जो इसके पीछे भागने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कौन है वो तुम्हारा लवर, कौन है वो तुम्हारा लवर? ऐसा वो कहता है और उसके पीछे भागने लगता है। वहीं उन दोनों की ऐसी पकड़म पकड़ाई चल रही थी और जो इंसान जो कि इन दोनों को देख रहा था उस सीसीटीवी कैमरा के द्वारा एज ऑलवेज उस इंसान के हाथों में जो मुठ्ठियाँ थी वो खिंची हुई थी। उसके पास एक और इंसान खड़ा हुआ था। जो इंसान खड़ा हुआ था वो इस इंसान पे जो कि उस इंसान से बोलता है जो कि अभी चेयर पर बैठे हुए उन दोनों को देख रहा था। वो इंसान कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो? तो इंसान कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मतलब इतनी सी वजह मेरे लिए काफ़ी है गुस्सा करने के लिए? तुमने सुना ना उन दोनों की कॉल पे क्या बात हुई? तुमने सुना ना वो इंसान इसकी लाइफ में वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में कोई वापस आए और ये इंसान तो बिल्कुल नहीं। मुझे इस इंसान से बहुत डर लगता है। तो वो इंसान कहता है डर लगता है, एक बार अपना लव कन्फेशन तो करो, क्या पता वो तुम्हारे लव कन्फेशन को मान जाए।
तो इंसान कहता है नहीं, वो नहीं मानेगा, तुम्हें नहीं पता कल रात को क्या हुआ था। वो इंसान शायद करता है और कहता है मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ छोड़ने से ठीक रहेगा, तुम मुझे कब तक मेरे साथ रख पाओगे ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती। तो वो इंसान कहता है मुझे नहीं पता, मैं जैसे रखूँ चाहे कुछ भी करूँ, पर वो इंसान सिर्फ मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। मैंने उसे एक बार छोड़कर ये बहुत बड़ी गलती कर दी, दूसरी बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी के लिए भी नहीं, मतलब किसी के लिए भी नहीं। तो वो दूसरा इंसान जो था वो शायद करता है और कहते तुम्हें जो करना हो वो करो। वहीं उस दूसरे इंसान ने जैसे कॉल किया था, मतलब उस इंसान ने किसी को कॉल कर रखा था, पर वो ना ही दूसरा इंसान जो था वो मतलब सेकंड पर्सन जो कि खड़ा हुआ था उसने किसी को कॉल कर रखा था। उसका फ़ोन जो था वो रिंग हो रहा था, पर जो कॉल था मतलब वो कोई पिक नहीं कर रहा था। और उस इंसान को पता था कि वो क्यों पिक नहीं कर रहा है। वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हारी वजह से मेरी लव लाइफ की बैंड बजी हुई है। तो वो जो इंसान चेयर पर बैठा हुआ था वो उस इंसान की तरफ घूरते हुए देखते कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मेरी लव लाइफ जो इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई पड़ी है और मेरी लव लाइफ की वजह से तुम्हारी लव लाइफ जो स्टार्ट हुई है उसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो इंसान कहता है मैं क्या करूँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं थक चुका हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी स्टुपिडिटी की वजह से। पास्ट में इतनी सारी मिस्टेक की और अभी इतनी सारी मिस्टेक कर रहे हो। मैं कुछ सुधारने के लिए कहता हूँ तो तुम कहते हो कि तुम नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो पर तुम करना नहीं चाहते। मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, ऐसा वो कहता है। और जो कॉल जो थी वो कट हो चुकी थी, ना ही दूसरे इंसान ने पिक की थी और ना ही इस इंसान ने दोबारा कॉल की थी, वो इंसान जा चुका था। वहीं जो इंसान बैठा हुआ था वो अभी बस सीसीटीवी कैमरा को ही, मतलब सीसीटीवी फुटेजेस को ही देखे जा रहा था और देख रहा था कैसे वो पहला इंसान जो था वो भाग रहा था और दूसरा ईबू जो था मतलब उस इंसान का मतलब सॉन्गजांग का पीछा कर रहा था। ईबू एंड सॉन्गजांग दोनों हंस रहे थे, खेल रहे थे। वहीं जो इंसान चेयर पर बैठा हुआ था वो बस ईबू को ही देखे जा रहा था, हंसते हुए देख कर उसे सुकून मिल रहा था। पर हंसने की वजह वो नहीं था, इस बात से उसे बहुत दुख हो रहा था। वहीं ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। नेक्स्ट डे कैफ़े में ईबू जो था वो वेट कर रहा था उस इंसान का जिससे ईबू मिलना चाहता था बहुत टाइम बाद। ईबू के साथ सॉन्गजांग भी आया हुआ था। वहीं ईबू एंड सॉन्गजांग को कोई दूर से कार में से बैठ करके देख रहा था, कोई और नहीं वही इंसान था जो कि सीसीटीवी फुटेज में ईबू एंड सॉन्गजांग को देख रहा था। उसके साथ वो दूसरा इंसान भी जो था, उस इंसान के साथ दूसरा इंसान भी था। वो दोनों कार में बैठे हुए बस इन्हीं दोनों को देखे जा रहे थे। वहीं वहाँ पर एंट्री होती है, ये वो जिसका वेट कर रहा था उस इंसान की कैफ़े में एंट्री होती है। वो इंसान कैफ़े में एंटर करता है, उसके साथ एक और इंसान था जो कि उसका हाथ पकड़ के आ रहा था जैसे कि वो उसका पार्टनर हो। ये वो और सॉन्गजांग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो इंसान उस इंसान के हाथ में हाथ डालते हुए आ रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी दिख रहे थे। ये वो शॉर्ट था, ये वो कहता है ये, तो इंसान कहता है मेट हिम, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। ये वो जो था वो शॉक्ड हो जाता है, उसके हाथ में जो पानी का ग्लास था वो नीचे गिर जाता है। ये वो के फेस का शॉकिंग एक्सप्रेशन वहाँ पे बैठे सभी लोगों ने नोटिस किया था, कार में बैठे हुए दो लोगों ने भी और सॉन्गजांग ने भी और उन दो लोगों ने भी जो कि आए हुए थे। ये वो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे तो मैं यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। तो इंसान कहता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे यहाँ से अचानक से किस लिए बुलाया, क्या तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। ये वो कहता है अब इन सबका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंसान कहता है, तो जो इंसान जो था ये वो के मतलब जो इंसान दूसरे इंसान के साथ आया था, मतलब मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, जो इंसान अभी आया हुआ है वो जैक्शन है और इसके साथ जो आया हुआ है वो उसका बॉयफ्रेंड ले झांग है, या फिर यू कह सकते झांग येशिंग, तो हम उसे येशिंग बोलेंगे। तो येशिंग जो था वो कहता है हे डोंट वरी, तुम बता सकते हो अगर तुम्हें कुछ कहना है। और वो इंसान जो येशिंग जो था वो जैक्शन की साइड देखते हुए कहता है एक काम करो, तुम यहाँ पे बैठ के बात करो, मैं दूसरी टेबल पे जाता हूँ। तो जैक्शन जो था वो येशिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं नहीं माय लव, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ यहीं बैठोगे। और वो ईबू की तरफ देखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी ईबू, जो पास्ट में हुआ वो हो चुका है, पर अब मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबू कहते हैं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ पे नहीं बुलाया था, वो तुम जो बस तुम्हारी हेल्प चाहिए थी उस इंसान से डिवोर्स लेने के लिए जिससे मैं मैरिड हूँ। ये सुन करके जो सेक्शन था वो शॉक हो जाता है। वो कहते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। सॉन्गजांग फिर उन्होंने सारी की सारी बात समझाता है कि हो क्या रहा है। तो यीशिंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जैक्शन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है तो जैक्शन जो था वो ईबू की तरफ देखता है। ईबू जो कि शॉक था कि यीशिंग ऐसा कैसा करने दे सकता है, अगर वो यीशिंग की जगह होता तो वो कभी इस चीज़ के लिए ध्यान को करने के लिए अलाउड नहीं करता। तो जैक्शन जो था वो ईबू की तरफ देखते कहता है ईबू आई श्योर तुम शाहजहान से डिवोर्स लेना चाहते हो। तो ईबू जो था खुद शाउट हो जाता है, वो कहते तुम्हें क्या सकता, मेरे हस्बैंड का नाम शाहजहान है, क्योंकि अभी तक सॉन्गजांग ने उसका नाम नहीं लिया था, बस उसने ईबू का हस्बैंड कह करके ही इंट्रोड्यूस करवाया था। पूरी बात में बस उसने ईबू का हस्बैंड ही बोला था, एक बार भी शाहजहान का नाम नहीं लिया था।
तो वो उसकी तरफ देखता है, तो जैक्सन शाय करता है और उसे बताता है कि वो मतलब जैक्सन ने जब उसे प्रपोज़ किया था उसी के नेक्स्ट डे उसके पास शाहजहान की कॉल आई थी और उसने उसे ईबो के बारे में और खुद के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। लेकिन इस चीज़ को कभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था जैक्सन ने, कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे लगता है कि शाहजहान जो है वो झूठ बोल रहा है, कोई स्कैमर है, उसने उसके साथ स्कैम किया है, वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, ईबो को छोड़ना चाहता है, छुड़वाना चाहता है, मतलब क्योंकि वो ईबो का बहुत बड़ा फ़ैन है और वो नहीं चाहता ईबो के साथ कोई और हो, ऐसा कुछ। तो लेकिन उस इंसान ने जब ईबो के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जैक्सन के पास भेजे तो जैक्सन श्योर हो गया कि ये इंसान सच बोल रहा है, क्योंकि उस पर जो स्टैम्प वगैरह थी वो वे टू मच रियल थे, सब कुछ बिल्कुल सच सच दिख रहा था। इसलिए वो ईबो से सच जानने की कोशिश भी करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ईबो ने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था और उसे कभी बताया नहीं था। तो एट द एंड वो हार मान जाता है और ईबो से ब्रेकअप कर लेता है। ईबो जो था वो शाय करता है, वो कहते क्या ये सब कुछ तुम्हें शाहजहान ने बताया था? वो कहता है मुझे ऐसा लगा कि मुझे शाहजहान ने ही बताया, पर मैं गारंटेडली नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट जो नंबर था उसको ट्रेस करवाने की बहुत कोशिश की, पर वो प्रॉपरली शाहजहान की नहीं दिखा रहा था। सो आई कैन टेन, मैं मतलब कंफर्म नहीं कर सकता कि वो उसी का ही काम है, पर मुझे लगा कि उसी का ही काम होगा। ये वो शाय करता है, वो कहता है और कौन ही कर सकता है? शाहजहान कहता है वही तो। ईबो क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जैक्सन कहता है ईबो मुझे लगता है तुम्हें एक बार शाहजहान को चांस देना चाहिए। ईबो शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है, तो जैक्सन कहता है कम ऑन, जितने टाइम भी हम रिलेशनशिप में थे तुमने कभी भी मुझे उस नज़र से नहीं देखा। जब भी शाहजहान की कोई न्यूज़ वगैरह या कुछ भी आता या तुम उसकी मैगजीन तक देख लेते तो तुम्हारी आंखों में जो प्यार दिखता वो साफ साफ दिखता था। ईबो मैं उस चीज़ को फील कर सकता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ईबो शाय करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सच में चांस देना चाहिए? मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यीशिंग जो कि शांति से बैठा हुआ था वो इस टाइम तक कुछ नहीं कह रहा था। ईबो के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यीशिंग कैसे जैक्सन को उसकी मदद करने देने के लिए हाँ बोल सकता है। ईबो ये चीज़ जैक्सन एट द एंड यीशिंग से पूछ ही लेता है, फिर यीशिंग उसे जवाब देता है कि अपने प्यार पे ट्रस्ट होना चाहिए। मुझे मेरे प्यार पे ट्रस्ट है, मुझे पता है कि जैक्सन कभी मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये शायर करते हैं और कहते हैं काश मेरा रिलेशनशिप भी और मेरा पार्टनर भी कभी मुझसे इतना ही प्यार कर पाता या मैं अपने पार्टनर को इतना ही प्यार कर पाता। ईशिंग कहता है मुझे नहीं पता ईबो कि तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि तुम्हारे और शाहजहान के बीच में शायद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ बात करने से ही क्लियर हो सकती हैं। तुम्हें शाहजहान से बात करना चाहिए, एक बार डिस्कस करना चाहिए, क्या पता शाहजहान तुम्हारे साथ डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाए खुद ही। ये वो शायर करता है, वो कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं थक चुका हूँ। तो वो तीनों ईबो की तरफ एक सिंपैथेटिक लुक देते हैं, सॉन्गजांग एंड यीशिंग एंड जैक्सन। वहीं जो अभी कार में दो लोग बैठे हुए थे उन्हें इनकी बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर उनका रिएक्शन देखकर ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जो इंसान जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार था इन लोगों की बातें सुनने के लिए, इन लोगों को जानने के लिए। जब जैक्सन ने अपना हाथ ईबो के हाथ पर रखा था तो उसकी जेलसी जैसे कि फूटी पड़ी हो। वहीं दूसरा इंसान जो उसके साथ था उसने उसे बहुत मुश्किल से रोका हुआ था। वो उसे बस यही कहे जा रहा था कि तुम और अब सब कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हारे और ईबो के बीच में तुमने पहले से बहुत कुछ बिगाड़ रखा है, अगर तुम वहाँ पहुँच गए ना तो ईबो को सच में तुम्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो इंसान चाय करता है और शांति से वहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़ के बैठ जाता है होल्ड करके। उसके हाथ जो थे ना पूरे पूरे रेड पड़ चुके थे, पर इन सबका कोई फ़ायदा नहीं था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में कार को जो है वो तेज़ ड्राइव करने लगता है क्योंकि उसे पता है अगर वो यहाँ पे 2 सेकंड और रुका तो उसका गुस्सा फूट पड़ेगा। और वहीं उस इंसान के साथ जो पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था इंसान वो शाय करता है और जाने से पहले एक बार सॉन्गजांग को देखता है। वहीं जो हमारा प्यारा था ईबो था वो शाय करता है और कहता है मैं सोचूंगा इस बारे में, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो सारे के सारे। ये वो कहते हैं थैंक यू सो मच जैक्सन का, आपने मुझे एक बार मेरे मतलब कॉल करने पे आप यहाँ पर आ गए, और थैंक यू सो मच यीशिंग का कि आपने यहाँ आने दिया और इनसे मुझे बात करने दिया। यहाँ तक कि आप मुझे इनसे हेल्प करने के लिए भी तैयार हो गए थे, मतलब जैक्सन का अपने मेरी हेल्प करने तक के लिए तैयार हो गए थे और आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बुरा नहीं माने, उसके लिए थैंक यू सो मच। यीशिंग कहता है इट्स ओके, अगर तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प चाहिए तो तुम हमें बता सकते हो। वो कहता है मैं सोचूंगा इस बारे में। जैक्सन कहते हैं ये वो बता देना अगर तुम्हें डिवोर्स लेना हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, तुम खुद से डिवोर्स लेना चाहते हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है तुम शायद हमसे प्यार करते हो। कि वो शेयर करता है, वो कहता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, एक बार अच्छे से सोचूंगा। वहीं सॉन्गजांग तो ये स्माइल करता है और इन दोनों की तरफ एक स्माइल से जो पोलाइट स्माइल होती है ना उससे स्माइल करते हुए नॉट करता है जैक्सन और यीशिंग की तरफ देखते हैं। यीशिंग एंड जो जैक्सन थे वो भी एक पोलाइट स्माइल के साथ उनकी तरफ नोट करते हैं और इन चारों ने जो थी एक दूसरे से अलविदा ले लिया था। वहीं सॉन्गजांग के पास फिर से एक कॉल आती है लवर बॉय की, तो
मतलब जो सॉन्गजांग था वो उस कॉल को पिक कर लेता है और साइड में बात करने चला जाता है। ये वो जो कि अभी कार के पास शांति से खड़ा हुआ था, वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वहीं जो अभी डे था वो बहुत ज़्यादा वार्म था, क्योंकि अभी जो मतलब सन ब्राइटनेस थी वो ईवो के चेहरे पर पड़ रही थी, साथ में जो वार्म एयर थी वो भी ईवो के चेहरे को टच करते हुए जा रही थी। ईवो शेयर करता है और सोचता है कि बस आज रात को वो एक बार और सोचेगा कि उसे क्या करना है अपने और शाहजहां के रिलेशनशिप का, उनकी वेडिंग का उन्हें क्या करना है। कि वो सोचता है एक बार और उसे डिसाइड करना चाहिए, एक बार और उसे शांति से सोचना चाहिए। शायद ही सभी सही कह रहे हैं, मुझे इतना रेकलेसली डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मुझे एक बार सोचना चाहिए क्या मुझे जानका को एक चांस देना चाहिए या नहीं। फिर अब जो कुछ भी पास था वो पास था, क्या मुझे एक चांस देना चाहिए जानका को, ये वो यही सोचे जा रहा था। वहीं यीबू एंड शाओंगजांग जो थे वो घर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही टाइम और बीतता है। यीबू एंड जो था ना भी मतलब यीबू जो था वो भी रूम में लेटा हुआ था, क्योंकि रात हो रही थी और यीबू जो था वो वेट कर रहा था शाहजहां के आने का, पर शाहजहां जो था अभी तक रात को नहीं आया था। यीबू शेयर करता है कि जब से कल रात का इंसिडेंट हुआ है शाहजहां उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, वो उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। क्या शाहजहां उससे नाराज़ है या कोई और बात है, मे बी शाहजहां गिल्टी फील कर रहा हो। यीबू शेयर करता है और वेट कर रहा था। तभी जब रात के 2 बज रहे थे तब रूम का गेट ओपन होता है। यीबू जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शाहजहां देख ले कि वो जाग रहा है। भी शाहजहां चुकी आता है और यीबू के पास आके बैठ जाता है। यीबू के फॉरहेड पे किस करता है। कहता है सॉरी माय लव, मैंने तो बहुत परेशान कर दिया, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, काश। मैं अपनी पास मिस्टेक्स कभी नहीं सुधार सकता यीबू, पर मुझे पता है शायद अगर भगवान चाहेंगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे, और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहोगे तो यीबू मैं तुम्हारे इस डिसीजन के साथ हूँ। तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहते हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम खुश रहो। पर मैं अब किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊँगा, मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊँगा। मैंने पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुमसे ही किया यीबू, सिर्फ तुमसे। यीबू से वैसे कहता है और यीबू के फॉरहेड पे किस करता है, क्योंकि वो चाहता था यीबू के लिप्स पे किस करना, पर वो नहीं कर पाता है। वो यीबू के फॉरहेड पे किस करके शांति से बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही यीबू जो कि शॉकिंगली शाहजहां की मतलब बाथरूम की तरफ देख रहा था, क्योंकि शाहजहां तभी बाथरूम में ही गया हुआ था। ये वो सोच रहा था शाहजहां के इस बात का मतलब क्या था कि वो उसका पहला और आखिरी प्यार है। इसका मतलब क्या था, पर उसका पहला प्यार तो कोई और था जिस वजह से शाहजहां ने यीबू से कभी शादी नहीं की। कौन था वो? पर शाहजहां ऐसा क्यों कह रहा था ये वो ही उसका पहला और आखिरी प्यार है। ये वो कुछ नहीं कहता है, ये वो शाय करता है और लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम की डोर से क्लिक की आवाज़ आती है। ये भी समझ आता है शाहजहां जो वो वापस आ रहा है। वो जल्दी से अपनी आँख बंद कर लेता है। शाहजहां जो कि अब फ्रेशन अप होकर आ चुका था और यीबू के पास आके लेट जाता है। वो यीबू को टाइटली हग कर लेता है। यीबू भी कुछ नहीं कहता है। यीबू की आंखों से भी 2 आंसू की बूंद निकल जाता है और यीबू ने शायद इस मोमेंट में वो चीज़ डिसाइड की थी जो यीबू इतने सालों में कभी नहीं कर पाया था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे क्या करना है अपने और शाहजहां की रिलेशनशिप का।